वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी की IC38 एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो कि IC38 एग्ज़ाम में 2022 का जो अभी टाइम चल रहा है इसमें बार बार पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर फ्रेश कंटेंट subscribe this channel. So the first question is, what is the special report that is asked by underwriter from the officer of insurance? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें बताना है उस स्पेशल रिपोर्ट का नाम जो कि अंडरराइटर के द्वारा मांगी जाती है। किससे? ऑफिसर ऑफ इंश्योरेंस के द्वारा। तो देखिए, उस रिपोर्ट को कहा जाता है क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट या फिर मॉरल हजार्ड रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लेम वॉज सेटल्ड, हाउएवर फुल सम एश्योर्ड इज नॉट पेड थ्रू द पॉलिसी, वॉज इन फोर्स, इट कुड बी ड्यू टू डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्लेम सेटल हो गया पर उस पॉलिसी का जो फुल सम एश्योर्ड है वो नहीं दिया गया। अब ये पूछ रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, इसके पीछे कारण हो सकता है डिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एंड इंटरेस्ट। मीन्स उस पॉलिसी पर जो भी व्यक्ति था उसने लोन लिया होगा, है ना, और उसका कुछ इंटरेस्ट होगा, तो उसे कंपनी ने काट लिया, तो इस वजह से फुल सम एश्योर्ड जो है वो नहीं दिया हो सकता है। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन। मिस्टर ए wants insurance cover but he drinks alcohol frequently. What kind of hazard you may categorize? अब देखिए, यहाँ पर जो मिस्टर ए हैं ये एक इंश्योरेंस कवर लेना चाह रहे हैं पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं। अब इनकी सेहत पे किस प्रकार का खतरा है या फिर ये किस प्रकार के जोखिम के अंदर आएंगे जब इनकी जो पॉलिसी है वो अंडरराइटर के पास जाएगी? तो देखिए, ये जो मिस्टर ए हैं ये आएंगे अंडर मॉरल हजार्ड। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है, अ क्लाइंट कैन रिजेक्ट अ पॉलिसी आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग द बॉन्ड। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई क्लाइंट अपनी पॉलिसी को रिजेक्ट करना चाहता है यानी कि बंद करवाना चाहता है, तो बॉन्ड रिसीव होने के कितने दिन के बाद तक वो अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने कई बार किया है पर हर बार अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि पॉलिसी बॉन्ड मिलने के बाद 15 दिन का समय रहता है जिसमें जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अपनी पॉलिसी अगर उसे नहीं अच्छी लगी तो वापस कर सकता है, और उस 15 दिन के समय को हम कहते हैं फ्री लुक पीरियड, और कई जगह उसको कूल ऑफ पीरियड के नाम से भी पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन वही रहता है पर सिर्फ ये पूछने का ढंग अलग अलग कर देते हैं। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मिस्टर एक्स वॉन्ट्स अ लाइफ कवर ऑफ टर्म ऑफ 20 ईयर्स। ऑल्सो ही वॉन्ट्स अ मॉडेस्ट अमाउंट इफ ही सर्वाइव्स थ्रू द टर्म। विच प्लान शुड ही बाय? अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस्टर एक्स हैं, ये एक लाइफ कवर चाहते हैं जिसमें ये टर्म चाहते हैं 20 साल की, और ये ऐसा प्लान चाहते हैं कि अगर ये उस टर्म के दौरान सरवाइव भी कर जाते हैं तो ये अपना पैसा भी वापस चाहते हैं। मीन्स ये चाहते हैं कि मुझे कुछ अमाउंट भी मिल जाए। तो इन्हें किस प्रकार का प्लान खरीदना चाहिए? तो देखिए, इन्हें खरीदना चाहिए प्लान जिसको कहा गया है ट्रॉप, यानी कि TROP, जिसकी फुल फॉर्म है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, यानी कि ऐसी टर्म इंश्योरेंस जिसमें प्रीमियम भी रिटर्न मिल जाता हो, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में ट्रॉप कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट हैज़ टेकन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक क्लाइंट ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी, अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? देखिए, इस कॉन्ट्रैक्ट में रिस्पॉन्सिबल होंगे दोनों, कौन कौन? इंश्योरर एज वेल एज लाइफ इंश्योर्ड।
तो ये दोनों ही इस कॉन्ट्रैक्ट में रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब है जी अगला क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है, टू पीपल ऑफ सेम पॉलिसी टर्म, वन पेज मोर प्रीमियम बिकॉज डैश। देखिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों ने सेम पॉलिसी टर्म ली, यानी कि जो पॉलिसी की ड्यूरेशन है वो दोनों व्यक्तियों की सेम है, पर एक जो है वो ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहा है दूसरे के कंपैरेटिवली। अब उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जो ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहा है उसकी एज जो है वो दूसरे वाले से ज़्यादा होगी, इस वजह से उसका प्रीमियम जो है वो ज़्यादा है। अब है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है रीजंस फॉर सरेंडर ऑफ पॉलिसी। अब देखिए कि सरेंडर का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिसी नहीं चलाना चाहता तो वो उसे सरेंडर करवा लेता है, यानी कि अपनी पॉलिसी को बंद करवा लेता है और उसके बदले में जितने भी उसकी सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की बन रही होती है वो उसे मिल जाती है। तो अब इन्होंने पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी को सरेंडर करवा रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, जनरली कोई भी अगर व्यक्ति पॉलिसी को सरेंडर करवाता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के केसेस में ही करवा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल जो कंडीशन हो सकती है या रीज़न हो सकता है वो उस व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। मीन्स उसे अगर पैसे की कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकता है। अब है अगला क्वेश्चन। अब इसमें पूछा गया है, टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द डेक्लारेशन इज नेसेसरी इन विच डॉक्यूमेंट। अब देखिए कि अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, मीन्स इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनाना है, तो जो एक डॉक्यूमेंट है जो कि सारे डिक्लेरेशन के लिए ज़रूरी है, मीन्स जिसमें कि क्लाइंट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी रहेगी, तो उस फॉर्म को क्या कहा गया है? तो देखिए, उस फॉर्म को या उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है प्रपोजल फॉर्म, क्योंकि प्रपोजल फॉर्म में जो क्लाइंट है या जिसकी आप पॉलिसी कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी जानकारी रहती है, उसे कहा जाता है प्रपोजल फॉर्म। आपने ये याद रखना है। अब है अगला क्वेश्चन। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम एज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम एज क्या होगी। तो देखिए, इसके लिए मिनिमम एज होती है 18 वर्ष। मीन्स 18 वर्ष का या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। इसका मतलब है कि अपनी पॉलिसी जो है वो अपने नाम से करवा सकता है। अब है अगला क्वेश्चन जी। अब इसमें पूछा गया है कि वाई डज एन इंश्योरर इंसिस्ट एन एज प्रूफ डॉक्यूमेंट टू असेस डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो इंश्योरर है, इंश्योरर का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी, वो किसी भी व्यक्ति से जिसकी पॉलिसी करनी है एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट क्यों मांगते हैं। तो देखिए, एज प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट है वो इसलिए मांगा जाता है क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति का रिस्क कैलकुलेट करना होता है और फिर उसके हिसाब से उसका प्रीमियम कैलकुलेट करना होता है, इसलिए एज प्रूफ डॉक्यूमेंट जो है वो लिया जाता है व्यक्ति का। अब है जी अगला क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि चेंजेस इन द पॉलिसी कैन बी मेड बाय डैश। अब देखिए कि अगर हम अपनी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, जैसे सपोज नाम में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो गई है, या फिर एड्रेस जो कि कॉमनली लोगों का चेंज हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें जो कि कंपनी हमें अलाउ करती है, तो वो चेंजेस हम कैसे करवा सकते हैं। देखिए, तो जो हम पॉलिसी में चेंजेस करवाते हैं ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम अपनी पॉलिसी में जो कंपनी अलाउ कर रही है वो वाले चेंजेस करवा सकते हैं। आपको याद रखना है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोर्समेंट। आपने एंडोर्समेंट और एंडाउमेंट से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। देखिए, एंडोर्समेंट होता है ये प्रोसेस जिससे कि हम चेंजेस करवा सकते हैं, और जो एंडाउमेंट शब्द है ये है कौन से प्लान्स के लिए, जो हमारे प्लान्स होते हैं जिनमें सेविंग और डेथ बेनिफिट दोनों रहते हैं, उनको एंडाउमेंट प्लान कहते हैं। चलिए, अब है अगला क्वेश्चन। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि इफ समवन ऑफ एज ग्रुप 15 और 16 हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी, दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड फॉल अंडर विच कैटेगरी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसकी एज जो है वो 15 से 16 साल के बीच में है और वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो देखिए, ये आएगा कौन सी कैटेगरी में, इनवैलिड में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो मिनिमम एज जो चाहिए होती है वो चाहिए होती है 18, पर यहाँ पर एज कितनी दी हुई है, 15 और 16,
तो इसलिए ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इनवैलिड माना जाएगा। अब है जी अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पूछा गया है कि राहुल हैज़ टेकन अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी विद हिज वाइफ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रीमियम पेमेंट। राहुल ने अपनी पत्नी के साथ एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी खरीदी है। अब इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मीन्स प्रीमियम भरने के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी। तो देखिए राहुल ने अपनी वाइफ के साथ ये पॉलिसी ली है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी किसकी होगी, राहुल की। अब आया जी अगला क्वेश्चन। कृष्णा एंड लक्ष्मी आर मैरिड हैविंग अ 7-year-old चाइल्ड। विच पॉलिसी विल सेटिस्फाई लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन नीड्स फॉर बोथ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृष्णा और लक्ष्मी मैरिड हैं, दोनों शादीशुदा हैं, 7 साल का उनका बच्चा भी है। अब आप उनको कौन सी ऐसी पॉलिसी सजेस्ट करेंगे जिससे कि उनकी लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो देखिए आप उन्हें गाइड कर सकते हैं टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस जो है ये प्रोटेक्शन एलिमेंट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए टर्म इंश्योरेंस उनके लिए बेस्ट सुटेबल है। अब है जी अगला क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ पीपल इंश्योर्ड इन अ पॉलिसी, दे बिलोंग टू विच कैटेगरी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि इकट्ठे ही एक पॉलिसी में इंश्योर्ड है, तो अब ये किस प्रकार की कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए जनरली जो ग्रुप इंश्योरेंस है वो एम्प्लॉयज़ की ही होती है, तो ये आएंगे कौन सी कैटेगरी में, एम्प्लॉयज़ एट म्यूचुअलिटी, मीन्स म्यूचुअल वे में एक इंश्योरेंस पॉलिसी की गई है जो कि एम्प्लॉयज़ की है, मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी इकट्ठे कंपनी या जो भी उनका ऑफिस जहाँ पे वो काम करते हैं उनके द्वारा एक पॉलिसी कर दी गई है। अब है अगला क्वेश्चन। यूलिप एंड एनएससी विच इज़ गिविंग टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। तो देखिए यूलिप जिसे हम जानते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, और एनएससी मीन्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूलिप या फिर एनएससी कौन है जिसमें हमें 80C के अंडर बेनिफिट मिल जाता है। देखिए इसका आंसर है बोथ, मीन्स यूलिप और एनएससी दोनों से ही हमें अंडर सेक्शन 80C बेनिफिट मिलता है। अब अगला क्वेश्चन भी रिलेटेड है टैक्स से ही। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कैन एन इंडिविजुअल गेट अ डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो हमें ये बताना है कि इनकम टैक्स एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर उसमें उसे जो है टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अंडर सेक्शन 80D, इनकम टैक्स का जो 80D सेक्शन है उसके अंडर जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अ पर्सन प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन किसान विकास पत्र विल गो टू डैश। अगर कोई व्यक्ति किसान विकास पत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कहाँ जाना चाहिए, मीन्स कहाँ पर ये मिलेंगे। तो देखिए जो किसान विकास पत्र होते हैं ये मिलते हैं पोस्ट ऑफिसेज में। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लंग कैंसर इज़ अ पेरिल, व्हाट कैन बी हजार्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो लंग कैंसर है वो तो है एक पेरिल, पेरिल का मतलब होता है जोखिम। तो अब आपको ये बताना है कि इस केस में अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हजार्ड क्या होगा। देखिए अगर हम ना पेरिल और हजार्ड का हिंदी में मीनिंग ढूंढते हैं तो दोनों का ही मीनिंग होता है जोखिम या फिर खतरा, पर आप ऐसे समझिए कि जो पेरिल होता है वो होता है लॉस का कारण, मीन्स मुसीबत का कारण तो है पेरिल, पर जो हजार्ड होता है ये वो फैक्टर होता है जो कि उस कॉज को बढ़ा देता है। मीन्स देखिए अगर व्यक्ति स्मोकिंग करता है रेगुलर बेसिस पे तो लंग कैंसर का जो उसके लाइफ पर खतरा है वो एज़ कम्पेयर टू कोई और व्यक्ति है जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा है तो वो लंग कैंसर का खतरा उसकी लाइफ पर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार जो पेरिल है वो तो क्या है, वो है कारण, और जो हजार्ड है ये वो फैक्टर है जो उस कारण को बढ़ा देता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है स्मोकिंग। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
Which method is a traditional method that can help to determine the insurance needed by an individual? आपको उस पारंपरिक तरीके का नाम बताना है जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है। तो देखिए उस मेथड का नाम है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं HLV। और आपको याद रखना है कि प्रोफेसर हबनर के द्वारा HLV का कंसेप्ट जो है वो डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल इलनेस राइडर वॉज टेकन and the rider benefit has been claimed. The rider benefit now gets dash. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति ने पॉलिसी ली और साथ में उसने क्रिटिकल इलनेस राइडर भी लिया। अब ये जो क्रिटिकल इलनेस राइडर था इसका बेनिफिट उसने क्लेम कर लिया। अब ये पूछ रहे हैं कि जो क्रिटिकल इलनेस राइडर का जो बेनिफिट है अब उसका क्या होगा। तो देखिए क्योंकि उसका बेनिफिट ले लिया गया है, क्लेम कर लिया गया है, तो अब ये जो राइडर का बेनिफिट है ये हो जाएगा टर्मिनेट, यानी कि अब ये हो जाएगा ख़त्म। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी मैच्योरिटी बेनिफिट अंडर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं उनमें मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है, मीन्स उसमें मैच्योरिटी पर क्या मिलता है। तो देखिए क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स जो हैं ये जनरल इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं और इनमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडेमनिटी के। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उसका क्लेम मिल जाएगा, तो बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो कोई भी मैच्योरिटी या फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है नो मैच्योरिटी बेनिफिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर अ वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उनमें वेटिंग पीरियड क्यों दिया जाता है। तो ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस हैं उनको कवर करने के लिए, मीन्स जो पहले ही अगर किसी व्यक्ति में कुछ बीमारियां हैं तो उनको कवर करने के लिए वेटिंग पीरियड का कुछ समय दिया जाता है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन जो कि है लास्ट क्वेश्चन, हाउ इज नो क्लेम बोनस इज गिवन इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, कि जी हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उसमें नो क्लेम बोनस क्यों दिया जाता है। तो देखिए नो क्लेम बोनस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में उस केस में दिया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है और एक साल में मीन्स पहले साल में वो क्लेम नहीं लेता है तो अगले साल उसे नो क्लेम बोनस मिल जाता है। नो क्लेम बोनस में क्या होता है कि प्रीमियम उसको उतना ही देना पड़ता है जितना वो पिछले साल दे रहा था, पर जो सम एश्योर्ड है उसकी पॉलिसी में वो बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फ्री इंक्रीज इन सम एश्योर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।